हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास से हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के मैथमेटिक्स का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो आपका जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती का जो आपका एग्जाम होगा, उसमें जो मैथमेटिक्स का वेटेज है वो भी काफी अच्छा खासा है। तो यदि थोड़ी बात हम आपके इस एग्जाम से रिलेटेड करें, तो यहाँ पर जो टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, वो 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके अंदर जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपके 25 क्वेश्चन। यानी कि जो 120 क्वेश्चन हैं, उन 120 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चन तो केवल आपके मैथमेटिक्स के ही हैं। यानी कि मैथमेटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा जो हिंदी के क्वेश्चन हैं, हिंदी के क्वेश्चन है आपके 30 क्वेश्चन। केवल ये दो सब्जेक्ट ही ऐसे हैं जो आपके 120 क्वेश्चन में काफी ज्यादा पोर्शन को कवर कर रहे हैं। तो यदि आपको सिलेक्शन इस वैकेंसी के अंदर चाहिए, तो आपको हिंदी और आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। तो यहां पर हमारे द्वारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैथमेटिक्स का सिलेबस प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके साथ ही साथ हम आपको कंप्लीट राजस्थान जीके कंप्लीट करवाएंगे। इसके अलावा जो जनरल साइंस है वो भी हम आपको यहां पर कंप्लीट करवा देंगे, और कंप्यूटर का सिलेबस भी हम आपको यहां पर कंप्लीट करवा देंगे। तो आप विश्वास रखिए दोस्तों, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, जिस प्रकार से जिस डायरेक्शन में हम आपको कहेंगे कि आपको इस हिसाब से मेहनत करनी है, यदि आप उस हिसाब से मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आप चतुर्थ श्रेणी भर्ती के एग्जाम को क्रैक कर देंगे। टाइम कितना है अपने पास भाई? एग्जाम कब है अपना? एग्जाम जो है वो 18 से 21 सितंबर 2025 तक बताया गया है। इस डेट तक अगर अपने को सिलेक्शन लेना है, तो इस डेट तक अपने को कम से कम सिलेबस के अंदर से 4 से 5 बार तो गुजरना ही पड़ेगा। उसी केस में अपना सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि आपको एक बेहतर कंटेंट दें। जिस हिसाब से हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहें, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करें। जो भी आपके डाउट आए, जो भी टॉपिक हमारे द्वारा आपको यहां पर कंप्लीट करवाया जाएगा, उसके अंदर आपकी यदि किसी भी प्रकार का डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को निश्चित रूप से पूछें। आपका डाउट अपने क्लासरूम से आपके घर तक नहीं जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपका जो सिलेबस है मैथ का, उस मैथ के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। देखो, अपने पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। जो अपना मैथ का सिलेबस है वो 25 क्वेश्चन का है। इसके अंदर केवल और केवल अर्थमेटिक डाली गई है। एडवांस मैथमेटिक्स या फिर क्वांट का इसके अंदर कहीं कोई रोल नहीं है। तो ये जो सिलेबस है, जो मैथ का सिलेबस है, ये हम 2 से 3 महीने के अंदर कवर कर लेंगे। बाकायदा हम इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे, और उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप अपने घर पर करेंगे। और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर उन क्वेश्चंस को पूछेंगे। तो ये अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी। कम से कम भी मैथ को हम 3 से 4 बार कवर करेंगे। ऐसे ही जनरल साइंस को 3 से 4 बार अपने को कवर करना है। ऐसे ही अपने को हर सब्जेक्ट को जो भी अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सिलेबस में डाला गया है, उसको कम से कम 3 से 4 बार अपने को डेफिनेटली कर ही लेना है। ये बात अपने दिमाग में 100% सेट होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैथ की यदि सिलेबस को यदि हम डिस्कस करें, तो यहां पर सबसे पहले जो हम मैथ के अंदर पढ़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम सिलेबस को लेकर के। क्योंकि मैं आपको यहां पर मैथमेटिक्स से ही पढ़ाऊंगा। वैसे मैं रीजनिंग भी पढ़ाता हूं, वैसे मैं कंप्यूटर भी पढ़ाता हूं। ये 3 सब्जेक्ट मेरे द्वारा कवर करवाए जाते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में तो मेरा केवल मैथमेटिक्स का ही सिलेबस है। इसके अलावा हम आपको जनरल साइंस कवर करवाएंगे, और ये जनरल साइंस की क्लास आपको डेली 6 से 7 बजे के बीच में शाम को प्रोवाइड करवाई भी जाती है। तो वहां पर जो आप राजस्थान जीके, फिलहाल राजस्थान जीके की क्लासेस चल रही हैं, तो जो राजस्थान जीके की क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं, वो राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप वहां से अपना राजस्थान जीके कवर करेंगे। फिलहाल वहां पर राजस्थान हिस्ट्री चल रही है,
अभी कुछ दिन राजस्थान हिस्ट्री और चलेगी, उसके बाद में हम वहां पर जनरल साइंस शुरू करेंगे। तो वहां से आप जनरल साइंस को कवर कर लेंगे, वहां से आप राजस्थान जीके का कवर कर लेंगे, और उसके बाद में हम कंप्यूटर भी आपको यहाँ पर कंप्लीट प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको साथ ऐसे नहीं करना कि आप डायरेक्ट वीडियोस को देख रहे हो, आप एक रफ कॉपी साथ में लेकर के बैठेंगे, और उसके बाद में जिस जिस हिसाब से मैं आपको कोई भी चीज राइट डाउन करने को कहूं तो वो चीजें आपको साथ ही साथ राइट डाउन कर लेनी है। साथ ही साथ यदि आप नोट्स बनाने चाहो तो आप नोट्स बना सकते हैं। मैं एकदम बेसिक लेवल से आपको कवर करवाऊंगा मैथमेटिक्स, ताकि कोई कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी है तो उसके भी दिमाग में इजीली वो चीजें पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर यदि हम मैथ के सिलेबस को लेकर के बात करें तो मैथ के अंदर जो सबसे पहला हम लोग यहां पर चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा अपना प्रतिशत, परसेंटेज। ये अपना पहला चैप्टर होगा। और ये जो परसेंटेज चैप्टर है इसकी यदि मैं बात करूं तो ये आपके मैथमेटिक्स का एक तरीके से रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो या फिर बेस बोल सकते हो। यदि परसेंटेज चैप्टर आपका अच्छा हो जाएगा तो आपके एसआई और सीआई में काफी हेल्प मिलेगी, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में काफी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा जो भी सब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो जो टॉपिक्स आएंगे उन सभी टॉपिक्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको परसेंटेज का यूज देखने को मिलने ही वाला है। इसलिए परसेंटेज हम बहुत अच्छे से करेंगे, वैसे सारे चैप्टर हम बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन आपको इस परसेंटेज के ऊपर बहुत ही जोर देकर के और बहुत ही ढंग से इसको समझना है। ये जो परसेंटेज है इसका सबसे ज्यादा यूज यदि आप देखोगे तो एसआई एंड सीआई में आपको इसका यूज देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर है, इसके साथ ही साथ जो डिस्काउंट का चैप्टर है उस डिस्काउंट के अंदर भी आपको इस परसेंटेज का यूज देखने को मिलेगा। तो परसेंटेज को अपने को बहुत ढंग से करना है। इसके अलावा जो सेकंड चैप्टर हम लोग यहां पर कवर करेंगे वो होगा अपना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये और बहुत ही इजी चैप्टर है। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले परसेंटेज कवर करेंगे, उसके बाद में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को हम यहां पर कंप्लीट करेंगे। तीसरा जो चैप्टर हम यहां पर कंप्लीट करेंगे वो होगा अपना लाभ एवं हानि। और इसके साथ वैसे सिलेबस में अपने केवल लाभ एवं हानि ही लिखा गया है, लेकिन इसी का एक भाई बंधु और है जिसको डिस्काउंट बोलते हैं। इसी के साथ ही साथ डिस्काउंट के क्वेश्चंस भी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। लिख देगा केवल लाभ एवं हानि सिलेबस के अंदर, लेकिन डिस्काउंट के क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो इस लाभ एवं हानि के साथ ही साथ हम एक डिस्काउंट का चैप्टर है जिसको हिंदी में बोलते हैं बट्टा, इस बट्टा को भी हम यहाँ पर निपटा देंगे। सबसे पहले मैं अपना पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, सबसे पहले मैं आपको टाइप बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, फिर उन टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है वो बताऊंगा, और उन कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वैसे आपका चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लेवल के हिसाब से मैं आपको करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बहुत हाई लेवल के करवा दूंगा। जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं हम उसी लेवल के क्वेश्चन आपको यहां पर करवाएंगे। तो टाइप वाइज क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो भी डाउट आएगा वो निश्चित रूप से आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। तो ये बात हुई लाभ एवं हानि और बट्टा को लेकर के। जो अपना चौथा चैप्टर रहेगा वो रहेगा औसत का, एवरेज। ये अपना चौथा चैप्टर रहेगा। और जो पांचवा चैप्टर है जो अपने सिलेबस में मेंशन किया गया है वो है अनुपात एवं समानुपात का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इसके अलावा जो सिक्स चैप्टर हम लोग कवर करेंगे वो रहेगा अपना साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप। इसको कहीं कहीं साझा भी लिख करके दे देता है। टोटल तकरीबन 11 चैप्टर अपने सिलेबस में डाले गए हैं।
और इन 11 की 11 चैप्टर्स को हम बहुत ही ढंग से कवर करेंगे। तो ये छठा चैप्टर हो गया अपना। और जो सातवां चैप्टर है अपना वो है चाल एवं दूरी। इसी श्रृंखला में जो आठवां चैप्टर अपना है जो अपने को यहां पर कंप्लीट करना है वो रहेगा अपना समय और कार्य। ये बहुत ही इजी चैप्टर्स है, सारे के सारे जो भी टॉपिक्स यहां पर सारे अर्थमेटिक के टॉपिक हैं। एक भी टॉपिक यहां पर एडवांस का नहीं डाला गया है। अगर एडवांस का टॉपिक होता तो हम उसको इतने बेहतर तरीके से विजुलाइज करके करते कि चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन वो आपके एग्जाम में देते अपने कोई कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। और वैसे ही अर्थमेटिक को अब हम यहां पर इस प्रकार से करेंगे कि आपके अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन होगा आप वर्बली ही उसको सोल्व करने के काबिल हो जाओगे। बस आपको हमारा पूरा साथ देना है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक बेहतर से बेहतर कंटेंट ही डिलीवर करें। तो यहां पर जो आठवां चैप्टर रहेगा वो रहेगा अपना समय और कार्य का। और जो नौवां चैप्टर है वो हम यहां पर कवर करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का। ये अपना अगला चैप्टर रहेगा। और जो चैप्टर नंबर 10 है वो है आंकड़ों का ग्राफों द्वारा निरूपण, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये अपना 10वां चैप्टर रहेगा। एक चैप्टर अपना छूट रहा है, मैं देख लेता हूं अगला चैप्टर कौन सा है अपना। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ये जो अगला चैप्टर एक चैप्टर बच रहा है वो है अपना, हाँ इतने ही चैप्टर अपने सिलेबस में। टोटल 10 चैप्टर हैं अपने सिलेबस में और उन 10 के 10 के चैप्टर को हम अपने टिप्स पर कर लेंगे। तकरीबन 4 से 5 बार हम इन सारे के सारे चैप्टर्स को पढ़ लेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे और इनके सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लेवल के हिसाब से बन सकते हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर परसेंटेज का। देखिए एकदम बेस से मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा ये, ताकि परसेंटेज के इस चैप्टर में आपके कभी भी कोई दिक्कत ही ना हो। जो अपना पहला चैप्टर है वो है प्रतिशत का, परसेंटेज। विजिबल तो है ना, ठीक। देखिए जब भी किसी चैप्टर को पढ़ो तो हमेशा ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर का मतलब क्या है। अब यहां पर मैं आपसे कहूं कि प्रतिशत का क्या मतलब है, तो इस शब्द को देखो। सबसे पहले आप जो हिंदी शब्दावली होती है वो खुद से बता देती है कि भाई मेरा मतलब ये है। तो प्रतिशत का अगर मैं मतलब निकालूं तो प्रति का क्या मतलब होता है, प्रति का मतलब होता है अपॉन। हम लोग पढ़ते नहीं है क्या, मीटर प्रति सेकंड। तो ये प्रति क्या है, वो वाला प्रति ही यहां पर यूज किया गया है। तो प्रति का मतलब हो गया अपॉन, किसका अपॉन, 1 का अपॉन। और शत का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना शतक लगा दिया, वीरेंद्र सहवाग ने शतक लगाया, तो शतक का क्या मतलब होता है 100। तो उसी शतक का एक शॉर्ट वर्जन यहां पर यूज कर लिया है जिसको कहा गया है शत। और शत का क्या मतलब है 100, यानी कि अपोन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये मतलब होता है आपके परसेंटेज का 1/100। तो ये तो बात की मैंने कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ये शब्दावली के रूप से आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है उसकी हमने बात की। इसके अलावा यदि हम आगे देखें, अगर आपको कोई भिन्न दे दी जाए, भिन्न को इंग्लिश में बोला जाता है फ्रैक्शन, उस भिन्न को यदि हमें परसेंटेज में कवर करना है, परसेंटेज में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे।
अपने को भिन्न से प्रतिशत में जाना है और प्रतिशत से अपने को वापस भिन्न में लौट कर आना है। तो इस दौरान अपने द्वारा कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो की जाएंगी उसको देखते हैं। सबसे पहली चीज कि ये भिन्न क्या चीज है। जैसे मैं कोई चीज आपको P/Q की फॉर्म में लिख करके दे दूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि आप 1/2 लिखो या फिर 3/2 ले लो या 7/2 ले लो, 5/4 ले लो, अपनी तरफ से आप अंश और हर की फॉर्म में कोई भी संख्या ले लो, उसको हमेशा भिन्न कहा जाता है, उसको हमेशा फ्रैक्शन कहा जाता है। तो उसी फ्रैक्शन की बात मैं यहां पर कर रहा हूं। अब मैं आपसे कहूं कि इस फ्रैक्शन वाली वैल्यू को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? तो जब भी अपने पास भिन्न की कोई वैल्यू होती है, उसको यदि अपने को परसेंटेज के अंदर लिखना हो तो आपको सिंपली उस भिन्न वाली वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू है, इस फ्रैक्शन की वैल्यू को यदि मुझे परसेंटेज की फॉर्मेट में लिखना है तो आपको इस फ्रैक्शन वाली वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करके उसको परसेंटेज के फॉर्मेट में लिख देना है। अब यहां पर हम लोग परसेंटेज की फॉर्मेट में लिख चुके हैं। अब यदि मैं आपसे कहूं कि इस परसेंटेज वाली वैल्यू को वापस मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके दो, तो आप क्या करोगे? भाई यहां पर 100 से मल्टीप्लाई किया है तो आप यहां पर 100 से डिवाइड कर दो, तो अपने पास वापस से फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ जाएगी। अगर समझ में नहीं आया तो मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। देखो एग्जांपल देखना आप लोग। मैंने कोई भी फ्रैक्शन ले लिया, चलो मैंने 1/2 ले लिया। मैंने आपसे कहा कि इस 1/2 को आप परसेंटेज की फॉर्मेट में लिखो, तो यहां पर देखो फ्रैक्शन क्या है 1/2, यहां पर फ्रैक्शन 1/2 है, तो हम लोग यहां पर हैं भी। मैंने कहा इस 1/2 को परसेंटेज की फॉर्मेट में लिखो, तो मैंने क्या कहा, जब भी किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज की फॉर्मेट में लिखते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, यानी कि 50% आ गया। अब ये केवल 50 लिखकर मत छोड़ देना, अब ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये जो प्रतिशत है, ये प्रतिशत वाला साइन इसके आगे बैठा दोगे तो अब ये 50% हो गया, ठीक है ना। अब अपना जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं आपसे कहूं कि इस परसेंटेज को वापस भिन्न में कन्वर्ट करो ताकि अपने को स्टार्टिंग वाली भिन्न वापस मिल जाए। तो मैंने क्या कहा, इस परसेंटेज को यदि आप 100 से डिवाइड कर दोगे तो अपने पास भिन्न आ जाएगी, ये परसेंटेज की वैल्यू है। परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए भाग लगाते हैं 100 का, तो अब ये परसेंटेज भागेगा और इसके नीचे 100 का भाग लग जाएगा। अब इसको आप सोल्व करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। स्टार्टिंग में हम क्या कौन सी फ्रैक्शन लेकर चले थे, 1/2 फ्रैक्शन लेकर चले थे, और अपने पास अब वापस 1/2 मिल गया, तो जहां से हम लोग चले थे वहीं के वहीं नहीं पहुंच गए क्या? आप राइट डाउन करना चाहो तो ये आप राइट डाउन कर सकते हो, एग्जाम्पल लिखना चाहो तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ताकि आपके समझने में दिक्कत ना आए। कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू है उसको यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करो 100 से। कोई भी परसेंटेज की वैल्यू है उसको यदि फ्रैक्शन में लिखना है, डिवाइड कर दो 100 से। तो ये चीज आप राइट डाउन कर लेना, ठीक है। अगर आप स्नैपशॉट लेना चाहो तो आप स्नैपशॉट ले सकते हो, मैं सामने से हट जाता हूं। ठीक है, अब हम लोग एक फ्रैक्शन टेबल देखेंगे। वो फ्रैक्शन टेबल अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। पहले क्या हुआ करता था कि इस फ्रैक्शन टेबल का इतना यूज नहीं होता था, क्योंकि जो क्वेश्चन होते थे वो सिंपल परसेंटेज की फॉर्मेट में लिख करके दे दिए जाते थे। लेकिन आजकल क्या होने लगा है कि जो एग्जामिनर है वो सिंपल परसेंटेज की वैल्यू अपने को प्रोवाइड नहीं करवाता, वो कुछ घुमा फिरा करके परसेंटेज के फॉर्मेट अपने को अवेलेबल करवाता है। तो उनको डायरेक्ट यदि आप याद रखोगे तो जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप बहुत ही फास्ट तरीके से सोल्व कर दोगे। अब देखो, सबसे यहां पर हम बात करेंगे फ्रैक्शन टेबल को लेकर के।
फ्रिक्शन टेबल। फ्रिक्शन की बात मैं आपसे कर चुका हूं, ठीक है। यहां पर हम लोग लिखेंगे फ्रिक्शन को, भिन्न को, और इस फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट जो भी परसेंटेज वाली वैल्यू होगी उसको हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, इस टेबल को आप साथ ही साथ अपनी नोटबुक में बना लेना। सबसे पहले हम यहां पर लेंगे वैल्यू 1। मैं आपसे कहूं कि ये जो वैल्यू है 1, इसको आप मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करके दो तो आप क्या करोगे? मैंने क्या कहा था, फ्रिक्शन में कोई भी वैल्यू होती है तो उसको जब भी 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो वैल्यू परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 100 से मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? 100 ही होता है। तो यहां पर जो परसेंटेज के इक्विवेलेंट वैल्यू 1 की जो होगी वो होगी 100%। ठीक है, यदि मैं आपसे कहूं कि यही फ्रिक्शन की वैल्यू 1/2 हो तो 1/2 के इक्विवेलेंट जो भी परसेंटेज वाली वैल्यू है वो मुझे आप बता दो। तो इस 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 50%। तो 1/2 जो है वो परसेंटेज के अंदर 50% के इक्विवेलेंट होता है, डायरेक्ट अपने को याद रखना है। ठीक है, ये विजिबल तो है ना आपको? ठीक है जी। तो डायरेक्ट ये जो फ्रैक्शन वाली जो टेबल है वो अपने को याद रखनी है। ऐसे ही यदि मैं बात करूं 1/3 की, तो 1/3 जो है ये बराबर होता है आपका 33 सही 1/3%, या फिर 33.33%। ये होता है आपका 1/3। यदि मैं 1/4 की बात करूं तो 1/4 जो होता है ये बराबर होता है आपका 25% की। मैं आपसे कह दूं कि आप मुझे ये बताओ 3/4 कितना होगा? तो 1/4 की वैल्यू यदि 25 है तो इस 25 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास 3/4 की वैल्यू आ जाएगी। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 75। 3/4 किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा परसेंटेज में? 75% की इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये बात की हमने 1/4 की। यदि हम बात करें 1/5 की, तो 1/5 जो होता है ये बराबर होता है आपका 20% के। ये सारी की सारी आपके जो फ्रिक्शन टेबल है वो टिप्स पे होनी चाहिए। यदि मैं आपसे ऐसे पूछूं तो भी आपकी याद होनी चाहिए, इस तरीके से पूछूं तो भी आपकी याद होनी चाहिए। इस हिसाब से आपको ये फ्रिक्शन टेबल याद करनी है। लेकिन अभी ये फ्रिक्शन टेबल कंप्लीट नहीं हुई है, मैं इसको आगे और आपको बताऊंगा। जो 1/6 है, 1/6 बराबर होता है 16 सही 2/3% के, या फिर 16.66% की। ये वैल्यू हो गई 1/6 की। यदि 1/7 की बात, यहां पर मैं एक चीज आपको और बता दूं, 1/6 की वैल्यू कितनी है? 16.66%। यदि मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 2/6 की वैल्यू बताओ, तो 2/6 तो 1/3 के इक्विवेलेंट होता है। अरे होता है ना, देखो 2/6 जो होता है वो तो 1/3 के इक्विवेलेंट होता है, और 1/3 जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? 33 सही 1/3% के होता है। तो मैं आपसे 2/6 की वैल्यू पूछो तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि ये तो 1/3 हो गया। ये तो अगर मैं आपसे 2/6 की वैल्यू पूछूं तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि 33.33% आएगा। ठीक है ना? ऐसे ही यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे 3/6 की वैल्यू बताओ, तो 3/6 की वैल्यू तो 50% होगी। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि मुझे चलो 4/6 की वैल्यू बताओ, तो 4/6 2 दूना 4 2 3 6 किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगी? 66.66% की इक्विवेलेंट हो जाएगी। ठीक है ना? अब मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 5/6 की वैल्यू क्या होगी, तो 5/6 की वैल्यू के लिए आपको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के अपने पास 5/6 की वैल्यू आएगी। तो क्यों ना 5/6 की वैल्यू भी हम लोग डायरेक्ट याद रख लें। तो यहां पर आप इसको तो याद रख लेना, इसके साथ ही साथ एक 5/6 की वैल्यू भी आप ध्यान में रख लेना। ये इक्विवेलेंट होती है आपकी 83.33% की। ये आपके काफी काम आएगा, इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद रखना। ठीक है, स्नैपशॉट लेना चाहो तो आप स्नैपशॉट ले लो। इस फ्रैक्शन टेबल को अभी मैं आगे कंप्लीट करवाऊंगा। और
ले लिया होगा स्नैपशॉट। 1/6 तक की बात हम लोगों ने कर ली है। साथ ही साथ हम इसको क्लास की क्लास में ही याद कर लेंगे ताकि अपने को घर पर इसको याद करने के अंदर और ज्यादा टाइम ना देना पड़े। कोई भी चीज याद करो तो साथ ही साथ बोल बोल कर याद किया करो ताकि आपकी वो चीज हमेशा के लिए मेमोरी के अंदर फीड हो जाए। 1/6 तक हम लोगों ने देख लिया था। आगे हम बात करेंगे 1/7 की। तो जो 1/7 है वो इक्विवेलेंट होता है आपका 14.28% या फिर 14 सही 2/7%। जब भी अपोन में 7 आता है, जब भी हर में 7 आता है, डिनोमिनेटर में 7 आता है, उस केस में हमेशा 14 की टेबल चलती है, हमेशा 14 का पहाड़ा चलता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, कई बार क्या होता है कि देखो क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2-3 स्टेप्स के अंदर सोल्व होते हैं। 2-3 स्टेप्स का क्या मतलब है? सबसे पहला है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि उस क्वेश्चन के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। उसके बाद में जो सेकंड प्रोसेस होती है कि आपको जो कैलकुलेशन है वो किस हिसाब से करनी है। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, उनको पता भी होता है कि मुझे इस वे में उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, लेकिन कैलकुलेशन कहीं ना कहीं वो गलत कर बैठते हैं और सारा का सारा जो करी कराई जो चीज होती है उस पर पानी फिर जाता है। तो कैलकुलेशन आपको बहुत सही करनी है, और कैलकुलेशन जितनी ज्यादा आप लिख कर करोगे उतना ज्यादा आप टाइम भी खराब कर दोगे और गलती होने के चांसेस भी होंगे। तो कोशिश किया करो कि जो भी कैलकुलेशंस होती हैं उनको आप धीरे धीरे अपने माइंड में सोल्व करने की कोशिश किया करो। और ये कब होगा? जब कुछ चीजें आपकी याद होंगी। इसलिए आपको कुछ चीजें याद करनी है। जैसे जैसे कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है? आपके 1 से लेकर के 25 तक के पहाड़े आपको याद होने ही चाहिए हर केस में, यदि आप स्पीड अच्छी चाहते हो तो। इसके साथ ही साथ 1 से लेकर के कम से कम 40 तक के स्क्वायर याद कर लो। 40 तक के ना कर सको तो 30 तक के कर लो, लेकिन ये स्क्वायर आपकी याद होने ही चाहिए, 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर। इसके साथ ही साथ 1 से लेकर के 15 तक के क्यूब याद कर लो, और यदि याद कर सको तो 21 तक याद कर लो। ये 21 को मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सॉरी यहां पर यदि क्यूब की बात कर रहा हूं मैं, 1 से लेकर के क्यूब तक, 1 से लेकर के 21 तक के क्यूब ध्यान में रख लो। ये 21 का क्यूब मैंने इसलिए बोला क्योंकि 21 का क्यूब कई बार यूज हो जाता है। तो 1 से लेकर के 25 तक पहाड़े याद करो, 1 से लेकर के 30 तक के स्क्वायर याद करो। इसके अलावा 1 से लेकर के 21 तक के क्यूब भी याद कर लो, उससे आपकी स्पीड काफी अच्छी होगी। और वैसे स्क्वायर निकालने के ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्यूब रूट आप कैसे निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट आप कैसे निकाल सकते हो। बहुत ही शानदार ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दूंगा ताकि एग्जाम में मान लो कि उस हिसाब का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इजीली सोल्व कर सको। ठीक है, तो 1/7 की हमने बात की। यदि मैं 1/8 की बात करूं तो 1/8 जो होता है वो परसेंटेज में किसके इक्विवेलेंट होता है? ये बराबर होता है आपका 12 सही 1/2% या फिर 12.5% की। काफी यूज आएगा, ध्यान में रखना इसको। तो 1/8 है, यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे 2/8 की वैल्यू बताओ तो 2/8 की वैल्यू तो 25% होगी। 2/8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 1/4 किसके बराबर हो जाएगा? 25% के, है ना। ऐसे ही मैं आपसे पूछ लूं कि मुझे 3/8 की वैल्यू बताओ। अब 3/8 की वैल्यू बताने के लिए आपको इसको 3 गुना करना पड़ेगा, है ना। तो अपने को टाइम ही ना लगे इसके लिए आप 3/8 को डायरेक्ट ही याद रख लो ना। ऐसे ही 5/8 को डायरेक्ट याद रख लो, ऐसे ही 7/8 को डायरेक्ट याद रख लो। एग्जाम में ये 3 फ्रैक्शन बहुत ज्यादा बार यूज हुए हैं और वो डायरेक्ट आपको ऐसे लिख करके देगा। देखो 3/8 होता है बराबर होता है 37.5% के, 5/8 होता है ये 62.5% के इक्विवेलेंट होता है, और जो 7/8 होता है ये अपना 87.5% की इक्विवेलेंट होता है।
अब ये एग्जाम में कैसे देगा, एग्जाम में डायरेक्ट अपने को 62.5% लिख करके दे देगा। तो अपने को पता होना चाहिए ना कि 62.5% किसके इक्विवेलेंट है, 5/8 के है। तो आप इसको वहां पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके थोड़ी देखोगे, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा अपने को फिर, और 2 घंटे का टाइम है एग्जाम में। तो 3/8 की वैल्यू याद रखो, 5/8 की वैल्यू याद रखो, 7/8 की वैल्यू याद रखो। ठीक है, अब देखो तो ये बात की 1/8 की। आगे बात करेंगे 1/9 की। तो 1/9 जो होता है वो अपना इक्विवेलेंट होता है 11 सही 1/9% के, या फिर 11.11% के। जब भी हर के अंदर 9 आता है, देखो ये चीज भी मैं बता देता हूं, हो सकता है किसी को ना पता हो। जैसे 3/7 लिखा है, तो जो इस डंडे के ऊपर लिखा होता है इसको बोला जाता है अंश। जो ऊपर बैठा हुआ होता है वो तो होता है अंश, और जो नीचे बैठा हुआ होता है उसको बोला जाता है हर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो हर के अंदर बैठा रहता है उसको बोला जाता है डिनोमिनेटर। ठीक है, मैं हर चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि कोई ऐसा बंदा क्लास ले रहा हो जिसको मैथ बिल्कुल भी ना आती हो तो उसको भी हर एक चीज समझ में आ जाए। तो यहां पर 1/9 है वो बराबर होगा 11 से ही 1/9% के, या फिर 11.11% के। जब भी हर के अंदर 9 आता है तो हमेशा 11 की टेबल चलती है। यहां पर जब भी हर के अंदर 7 आता है तो हमेशा 14 की टेबल चलती है। ऐसे ही यदि मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ कि 1/10 किसके इक्विवेलेंट होगा, तो 1/10 जो है वो 10% के इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना। 1/10 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, 10 दहांश होता है तो 10% के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यदि मैं आपसे कहूं, ये आप स्नैपशॉट लेना चाहो तो स्नैपशॉट ले सकते हो। अभी ये फ्रैक्शन टेबल कंप्लीट नहीं हुई है, 1/11 की वैल्यू मैं और बताऊंगा आपको। देखिए 1/11 जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 1/11 बराबर होता है 11 सही 1/9% के, या फिर इसके। ठीक है, और जब भी हर के अंदर 11 आता है उस केस में, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, ये होता है आपका 9 सही 1/11%, या फिर 9.09%। जब भी हर के अंदर 11 आता है उस केस में हमेशा 9 की टेबल चलती है। जब भी हर में 7 आता है हमेशा 14 की टेबल चलती है। जब भी हर के अंदर 9 आता है हमेशा 11 की टेबल चलती है। इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। तो वैसे आपका 1 से लेकर के 11 तक के फ्रैक्शन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपके 11 से ज्यादा फ्रैक्शंस की वैल्यू पूछ सकता है क्या। वैसे अगर आप आगे की याद रखनी चाहो तो आगे की मैं बता देता हूं, जो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अगर आप लिखना चाहो तो साइड में लिख लो। 1/12 जो होता है वो बराबर होता है 8 सही 1/3% के। 1/13 होता है आपका 7.7% के। 1/14 जो होता है वो बराबर होता है 7.14% के। 1/15 जो होता है वो बराबर होता है 6 सही 1/3% के। और भी यदि आप ध्यान में रखना चाहो तो 1/16 जो होता है वो बराबर होता है आपका 6.25% के। 1/17 बराबर होता है 5.8% के। 1/18 बराबर होता है 5.5% के। 1/19 जो है वो बराबर होता है 5.26% के। और जो 1/20 होता है वो बराबर होता है 5% के। ठीक है, वैसे 1/11 तक के आपके काम के, 1/11 तक के फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट जो भी परसेंटेज वैल्यू है वो अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करें हम लोग। देखो सबसे पहले पहले हमने 1 की बात की, 1 बराबर होता है 100% की। 1/2 बराबर होता है 50% की। एक बार तो आपको जो टेबल आपने बना रखी है
उसमें एक बार देख देख कर बोलना है, उसके बाद में मेरे साथ में आपको बोलना है, ताकि आपके याद हो जाए, साथ ही साथ आपको अलग से उनको टाइम देने की जरूरत ना पड़े। तो 1/2 50% के, 1/3 33 सही 1/3% के, 1/4 25% के, 1/5 20% के, 1/6 16 सही 2/3% के, 1/7 14.28% के या 14 सही 2/7% के, 1/8 12.5% के या 12 सही 1/2% के, 1/9 ये बराबर होता है आपका 11 सही 1/9% के, 1/10 बराबर होता है 10% के, और 1/11 जो है वो बराबर होता है 9 सही 1/11% के। इसके साथ ही साथ मैंने कुछ वैल्यूज और बताई थी आपको, जैसे मैंने आपको 5/6 बताया था कि अलग से याद रखना, ये बराबर होता है 83.33% के। इसके अलावा 3/8 बताई, 5/8 बताई और 7/8 बताई। ये जो 3/8 होती है बराबर होती है 37.5% के, 5/8 जो है ये आपका बराबर होता है 62.5% के, और जो 7/8 होता है ये बराबर होता है आपका 87.5% के। तो यहां पर अपनी फ्रैक्शन टेबल कंप्लीट होती है। अब इन फ्रैक्शन टेबल का यूज कैसे करते हैं भाई, याद तो हमने कर लिया, लेकिन इसका यूज भी तो पता होना चाहिए कि कहां पर इनको यूज करना है। तो इनका यूज देखते हैं। देखो यूज किस हिसाब से करते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। इवनिंग वाली जो क्लास होती है वो इस टाइम राजस्थान जीके चल रहा है, उनको आप जरूर देखा करो, क्योंकि वहां से आपका पूरा का पूरा राजस्थान जीके कवर होगा। देखिए इनका यूज किस हिसाब से करना वो देखते हैं। जैसे मान लो अपने को क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन नहीं देगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं कि कैसे इनका यूज करते हैं। जैसे लिख दूं मैं 12 सही 1/2% की कमी, इसको आपको करना कैसे है। पहले जो भी परसेंटेज में आपको वैल्यू दी गई है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो इसके जो भी आपको परसेंटेज में वैल्यू दी गई उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है 12 सही 1/2% के, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है आपका 1/8। भाई 1/8 जो होता है वही तो बराबर होता है 12 सही 1/2% के। ठीक है, अब यहां पर बात की गई है कमी की। अगर यहां पर वृद्धि की बात की जाती तो चाहे कमी की बात करें चाहे वृद्धि की बात करें, ये जो अंश में बैठा हुआ नंबर है ये हमेशा कमी या वृद्धि को बताएगा। जैसे इसको मैं एक बार हटा दूं और यहां पर केवल हम कमी की बात करें तो यहां पर जो ऊपर बैठी हुई वैल्यू है ना वो कमी को बताएगी, और जो हर में बैठा हुआ है ये पहली वाली वैल्यू को बताएगा। पहले अपनी जो भी वैल्यू थी, स्टार्टिंग में जो भी वैल्यू थी, मैं लिख देता हूं स्टार्टिंग वैल्यू। स्टार्टिंग वैल्यू जो नीचे बैठा होता है वो स्टार्टिंग वैल्यू को बताएगा, और जो ऊपर बैठा होता है यहाँ पर चूंकि कमी की बात की गई है तो 1 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ऊपर बैठा हुआ नंबर हमेशा कमी या वृद्धि को बताएगा, तो ये बता रहा है यहाँ पर कमी को। ठीक है, तो पहले अपनी वैल्यू क्या थी, स्टार्टिंग में अपनी वैल्यू क्या थी 8 थी, तो मैंने लिख दिया पहले वैल्यू क्या है 8 है। इस 8 में कमी कितने की हुई, 8 में कमी 1 की हो गई, और ये अब की वैल्यू हो गई। पहले वैल्यू कितनी थी 8 थी, कमी कितने की हुई 1 की हुई, तो 8 के अंदर 1 की कमी हो गई, तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास 7 आ गया। ठीक है, तो ये तो बात थी कमी की। मान लो यहां पर वृद्धि लिखा होता, या फिर मैं एक एग्जांपल और ले लूं। मान लो कि अपने को ऐसा देता कि 16 सही 2/3% की वृद्धि, इस हिसाब से अपने को क्वेश्चन देता। क्वेश्चन वैसे देगा नहीं ऐसे, क्वेश्चन कैसे देगा सारी की सारी चीजें देखेंगे हम लोग। तो 16 सही 2/3% की वृद्धि की बात कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इस परसेंटेज के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वैल्यू क्या है वो देखो पहले। तो 16 सही 2/3% के इक्विवेलेंट जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो तो 1/6 है, पता है अपने को।
अब जो हर के अंदर बैठा होता है वो तो इनिशियल वैल्यू होती है, स्टार्टिंग वैल्यू होती है, प्रारंभिक वैल्यू होती है, पहले वाली वैल्यू होती है। और जो ऊपर टंगा हुआ होता है ये कमी या वृद्धि को बताता है। यहाँ पर बात वृद्धि की कर रहा है तो 1 किसको बता रहा है? वृद्धि को बता रहा है। कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। तो पहले वैल्यू क्या थी अपनी? पहले अपनी वैल्यू थी 6 और अब वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 6 के अंदर 1 की वृद्धि होगी तो वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। इस हिसाब से आपको इन परसेंटेज के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने आनी चाहिए ताकि आप इजीली डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट को बता सको। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, ताकि अपने को पता हो कि क्वेश्चन के फॉर्मेट के अंदर ये किस प्रकार से यूज होंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जगह है अपने पास, साइड में और लिखा जा सकता है। जैसे देखो एक क्वेश्चन है अपने पास, 2800 में 14.2% की वृद्धि करने पर प्राप्त मान क्या होगा? प्राप्त मान क्या होगा? ये अपने पास एक क्वेश्चन है कि 2800 में 14.2% की वृद्धि करने पर प्राप्त मान क्या होगा। अब आपको करना क्या है, देखो 14.2% जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है? ये आपका बराबर होता है 1/7 के। ठीक है, इसके इक्विवेलेंट जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन वैल्यू हमने लिख दी। अब यहां पर बात किसकी कर रहा है? यहां पर बात वृद्धि की कर रहा है ना। तो पहले वैल्यू स्टार्टिंग में क्या थी? 7 थी। अब अपने को बार बार लिखना नहीं है पहले या फिर अब, इस हिसाब से तो अपना टाइम काफी लगेगा और अपने को टाइम नहीं लगाना। तो 7 तो स्टार्टिंग वैल्यू थी, 7 में 1 की वृद्धि हुई तो 7 से क्या हो गया? 8। अगर यहां पर कमी की बात करता तो 7 से 1 कम में 6 लिखता। ठीक है, अब उसने क्या कहा है? वृद्धि करने पर प्राप्त मान, यानी कि वृद्धि के बाद में अपने पास कौन सी वैल्यू आएगी? तो स्टार्टिंग में वैल्यू तो 2800 थी, यानी 7 किसकी इक्विवेलेंट है? 2800 की इक्विवेलेंट है। तो 7 जो है वो 2800 की इक्विवेलेंट है, तो 1 किसके इक्विवेलेंट होगा? 400 की इक्विवेलेंट होगा। वैल्यू निकालनी है 8 की, वो पूछ रहा है अब कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3200 हो जाएगा। लेकिन इतना इतना भी नहीं लिखना अपने को, इतना लिखकर भी टाइम क्यों जाया करें हम लोग भाई। आप देखो ऐसे भी कर सकते हो आप कि ये जो 7 है वो किसके बराबर है? 2800 के। तो 2800 जो है वो बराबर है आपका 7 के। ऐसे ही करना आपको। और जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है ना, यहाँ पर अपने को 8 की वैल्यू निकालनी है, जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो उसको हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 7 चौक 28 से 400 आ गया, 8 चौक 32, ये 3200 आ गया, यानी अब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3200 हो जाएगी। और अगर आप ऐसे भी ना करना चाहो तो एक तरीका और बता दूं मैं आपको, आप डायरेक्ट ऐसे देखा करो कि इस 7 का कितने गुना 2800 है, तो साफ साफ पता लग रहा है 400 गुना है। तो आप इस 800 का भी 400 गुना कर दो, तो 8 का जब 400 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 3200। तो 3200 अपना आंसर है, बिना लिखे काम हो गया। ठीक है, वैसे आप इसको यूज कर लेना, अगर आपकी कोई दिक्कत आए तो आप इस हिसाब से कर लेना। अदरवाइज जैसा मैंने अब बताया ना, वैसे आपके बहुत सिंपल पड़ेगा, आपकी बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशंस होती है वो बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएगी। अच्छा एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, जितना भी मैंने अब तक करवाया है इसमें यदि आपके कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में उस डाउट को जरूर पूछिएगा। यहां पर अपना टारगेट ये है कि अपने 25 में से 25 नंबर डेफिनेटली आ जाए, एक भी नंबर अपना ना कटे। ऐसे ही अपना जनरल साइंस का टारगेट रहेगा और ऐसे ही अपना राजस्थान जीके का टारगेट रहेगा। ठीक है, तो एक अगला क्वेश्चन अपने पास, उसको देखते हैं।
22400 में 12.5% की कमी करने पर प्राप्त मान याद करो। ये क्वेश्चन देखो, आप एक बार आप खुद से ट्राई जरूर करना, इसको वैसे ही करना जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, वैसे के वैसे ही ये क्वेश्चन होगा, इसको उसी हिसाब से आप ट्राई करना। देखो, सबसे पहले जो भी परसेंटेज में वैल्यू लिखी गई है उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वैल्यू लिखो। तो 12.5% की इक्विवेलेंट जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/8। यहां पर बात कमी की कर रहा है तो जो अंश में बैठा हुआ नंबर है वो कमी को दिखाएगा। पहले वैल्यू 8 थी, अब वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई, क्योंकि 8 के अंदर 1 की कमी करोगे तो 7 आएगा। ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये अब वाली वैल्यू है। अब ये 8 जो है वो किसके बराबर है, 22400 के, क्योंकि इसी के अंदर तो वृद्धि करने की, कमी करने की बात कही गई है। तो जो आपका 22400 है वो बराबर है 8 के। वैल्यू किसकी निकालनी है, 7 की, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो। सोल्व करोगे इसको तो 8 दूनी 16, 8 उनटा 64, ये 2 0 0 0, 8 7 56 का 6 हासिल आया 5, 7 दूनी 14 और 5 19। ये आपका आंसर होगा 19,600। ठीक है, तो आज हम लोग इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों सारी की सारी चीजें आपकी समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई कोई चीज आज की क्लास में तो आप कमेंट बॉक्स में उसको एज ए डाउट जरूर पूछ लेना, ताकि कोई भी डाउट आपकी ना रहे। वैसे क्या होता है, जब भी हम कोई भी डाउट नहीं पूछते तो ये बात जाहिर सी है, ये मैंने खुद ने फील की है कि जब आप कोई डाउट किसी को नहीं पूछते तो वो डाउट आपका हमेशा डाउट ही रह जाता है। तो डाउट पूछ लेना। आज की क्लास इतनी रखेंगे। उम्मीद करूंगा सारी की सारी चीजें आपके समझ में आई होंगी। हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं ताकि सबके समझ में आ जाए। दोस्तों कल अपनी मुलाकात वापस होगी, इसी टाइम पर हम वापस मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों।